बोलो मेरे भाई, अगर फॉरेक्स मार्केट नहीं होता तो दुनिया चल सकती है क्या? मुझे बताओ, विदाउट एक्सचेंज रेट दुनिया चल सकती है क्या? Without exchange rate, you cannot run the world. It's as simple as that. And people don't understand it, and people call Forex a scam. They are just idiot. They don't know how to make money in the markets. Every opportunity to make money, that's not a scam. First of all, understand that. कोई भी फॉरेक्स को स्कैम कह रहा है ना भाई, हाँ, उसमें बहुत सारे अलग तरह के स्कैम होते हैं। जैसे हो गया कोटेक्स, फिर कलर ट्रेडिंग, ये वो सब स्कैम है, वो लेजिट स्कैम है, ठीक है। मैं खुद से कहता हूँ कि वो सब लोग जो कलर ट्रेडिंग वाले वगैरह होते हैं ना, वो सब स्कैम है। लेकिन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना, ये स्कैम नहीं है, ठीक है। करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना इज नॉट अ स्कैम। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, दैट इज मेजर पार्टिसिपेंट्स, यानी कौन इस करेंसी मार्केट को, यानी फॉरेक्स मार्केट को चला रहा है एक्चुअल में। पहले होते हैं बैंक्स, दूसरे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरे होते हैं कॉरपोरेशंस, और फोर्थ होते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स, यानी पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले सेंट्रल बैंक, इंडिया के एग्जांपल में ले लो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या किसी का यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है? डज एनीवन हैव अ बैंक अकाउंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ओपन अ अकाउंट, ओके। ठीक है। विजेंद्र सैनी ने पहले यस बोल दिया, फिर नो बोल दिया। क्या हो गया भाई? किसको पागल बना रहे हो? आरबीआई में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते पाजी। ठीक है, यू कैन नॉट ओपन अकाउंट, ठीक है, इन द आरबीआई। इट्स नॉट अलाउड टू डू सो। आरबीआई किस लिए है? आई एम सो सॉरी। आरबीआई किस लिए है? वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं और उसको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी क्या? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, उस देश का जीडीपी, उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उस देश में जो नई योजनाएं आती है, योजना, ठीक है, जो योजनाएं आती है, ये सब कौन बनाता है? क्योंकि उसके लिए, योजनाओं के लिए क्या चाहिए होता है? देश का पैसा चाहिए होता है। और देश का पैसा कौन हैंडल करता है? आरबीआई हैंडल करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रल बैंक्स जो मार्केट में अचानक से न्यूज लाते हैं। यानी क्या न्यूज, यानी क्या? या डेटा, ठीक है। कैसा डेटा? कि बाबा चलो, आज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो देश के न्यूज पे क्या होगा, या देश की करेंसी पे क्या होगा? एक डिफरेंट टाइप का असर होगा। आज हमारी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, तो उससे देश की करेंसी पे अचानक से क्या होगा? एक इम्पैक्ट आएगा। आप सब लोगों ने 6 बजे 7 बजे न्यूज ट्रेडिंग की हुई है कभी ना कभी, राइट? जिससे आपका अकाउंट ब्लो हुआ है। तो वो सब सेंट्रल बैंक का किया धरा था, ठीक है। तो आपको आज पता चल गया है कि किसको गलती थी, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स की गलती थी, ठीक है भाई। आपकी गलती नहीं थी, सेंट्रल बैंक्स की गलती थी, ठीक है। ओके। सो दो दोज आर द पार्टिसिपेंट्स विच रिलीज द डेटा, बट वो एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। दे डोंट ट्रेड इन द मार्केट, बट कमर्शियल बैंक्स, दे डू ट्रेड इन द मार्केट। कमर्शियल बैंक, इनका क्या काम है? सिर्फ डेटा भाई। देश का जो भी डेटा है, जो भी न्यूज़ है, वो सब ये हैंडल करते हैं। बाकी क्या है? कमर्शियल बैंक्स जो खुद के लिए भी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करते हैं। अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे? चलो मान के चलो, मेरे पास एक एच डी एफ सी बैंक का अकाउंट है, ठीक है। मेरे पास एक एच डी एफ सी बैंक का अकाउंट है, उस पर मैंने इंटरनेशनल डेबिट सर्विस ऑन करके रखी है। अब उसमें इंटरनेशनल डेबिट सर्विस अगर ऑन है मेरी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। एक मिनट, मेरा माइक का वॉल्यूम कम हो गया शायद। अगर मेरी इंटरनेशनल डेबिट सर्विस उसमें ऑन है, तो मैं अगर दुबई चला गया और वहां पे जो मेरे अकाउंट में रुपीज में पैसा है, वो मैंने वहां पे खर्च दिया। किसमें? एईडी में पे किया वहां पे, यानी क्या? दिरहम्स में पे किया। तो क्या ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ? मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ? यस। उसको कंडक्ट किसने किया? एचडीएफसी। तो क्या एचडीएफसी एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में शामिल है? यस, एचडीएफसी एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में शामिल है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? खुद के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं। देन उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी क्या? इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स। आपने जितनी सारी मूवीज देखी है ना भाई, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से लेके नो शॉट, बिग शॉट, ये शॉट, वो शॉट, सारी जो मूवीज आपने देखी है, वो या तो एक हेज फंड था, वो या तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक था। ये क्या करते हैं? अपने बिलियनियर क्लाइंट का, ठीक है, योर बिलियनियर क्लाइंट्स एंड मिलियनियर क्लाइंट्स का पैसा लेते हैं,
इनके पास ट्रेडिंग स्किल्स नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की टीम हायर करते हैं। उसके बाद इनका पैसा और इनकी टीम मिला के मार्केट में पैसा छापते हैं। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑर्डर लगते हैं ना, वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स के होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, नॉट ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इट्स नॉट अ हेज फंड। ओके, इट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत सारे लोगों को गलत फैमिली होती है कि ब्लैक रॉक एक हेज फंड है, हेज फंड है। नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बिलियनियर और मिलियनियर क्लाइंट्स के पैसे लेंगे, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से ट्रेड करवाएंगे, उनका खुद का कमीशन रखेंगे, और बिलियनियर क्लाइंट्स को अपना पैसा कमा के दे देंगे। यानी इनके पास क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उसके ऊपर फाइनेंस सेक्टर में टॉप नॉच डिग्री वाले और सबसे बेस्ट इमोशनल कंट्रोल वाले ट्रेडर है। ठीक है। पहले पास क्या है, पूरा डेटा ही मैनिपुलेट करने की ताकत। दूसरों के पास क्या है, पूरी लिक्विडिटी आपकी, जिसकी वजह से उनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। क्योंकि लोगों का पैसा जिस बैंक में है वो क्या है, सबसे बड़ा है ना। बैंक्स रन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। फिर आते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो सारी मूवीज। फिर आते कॉर्पोरेशंस, यानी एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जारा, H&M, वट एवर, ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज। मुझे बताओ कि चलो amazon पे आपको एक चीज पसंद आई, उसका सेलर यूएस में बैठा हुआ है, आपने क्या किया, वो ऑर्डर किया। amazon क्या करता है, वहां पे उसको डॉलर में पे करेगा, वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करेगा, आप उसको रुपीज में दे दोगे पैसा। तो क्या फॉरेक्स एक, सॉरी, amazon एक फॉरेक्स इंटरमीडिएटरी हो गया? क्या अमेजोन एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गया? Yes, it is involved in forex transaction. So by that, it is automatically a corporation that is going to be a big participant in the forex market, क्योंकि आपको पता है एप्पल और amazon के पास कितना ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। ठीक है। सो दे ऑफ कोर्स डू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेसेस। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एप्पल ने क्या किया, तुरंत सारा चाइना से माल हटवा दिया, क्योंकि उस पे वहां पे टैरिफ लगने वाला था। वो सब आपने देखा होगा। अब सबसे सीरियस, सबसे एक्सपीरियंस और सबसे खतरनाक फॉरेक्स के प्राणी, रिटेल ट्रेडर्स। इनको लगता है कि इनका $5400 का अकाउंट, दुनिया भर की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जिनके पास डेटा मैनिपुलेट करने की ताकत है, इन सबको आप उल्लू बना के प्रॉफिट कमा पाओगे। ये होते हैं हमारे शहनो शहनशाह। सर मेरे पास $100 का अकाउंट है, रिस्क मैनेजमेंट बताओ। मेरे को कभी कभी ऐसा हंसी आता है ना मेरे भाई, मैं बताता हूँ। मतलब आई लिटरली laugh at the people who say that I have $100 account and please tell me the risk management of that. I was like, shit dude, you are nowhere in the league and you are not going to make money. It's like that. The people that can make happen, like that from $100 you made $10,000, it's very rare. Okay, you can be one of them, but उसके लिए जो डिसिप्लिन वगैरह चाहिए वो सब आपके अंदर है नहीं। तो ये रिटेल ट्रेडर्स चवन्नी क्या करते हैं, इवन मी, ओके, इवन आई एम अ चवन्नी इन द मार्केट। सो इट डजेंट मैटर कि मेरे पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, $5 लाख का अकाउंट है। इट डजेंट मैटर, आई एम स्टिल अ रिटेल ट्रेडर। मैं एक ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, उसमें अपने ऑर्डर्स पुट इन करता हूँ, और उससे मैं ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने का सोचता हूँ। ठीक है। यस यस यस। यस, अभिमान श्रीवास्तव, ठीक है, बिल्कुल, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। आपके दोस्त बहुत तेजस्वी लगते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे अकाउंट उड़ाए होंगे हेज करके, इसीलिए उनको इतना नॉलेज आया है कि हेजिंग मतलब बाय और सेल ऑप्शन। बड़े 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 विद्वान होंगे आपके दोस्त। आई होप यू डिडंट लूज मच। ओके, ठीक है। नाउ आई होप सबको पार्टिसिपेंट्स क्लियर है। पार्टिसिपेंट्स क्या नहीं, क्या आपका कंपटीशन, आप किन के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हो। इनके अगेंस्ट ट्रेड कैसे करना है, किसको जाता है, अतुल भैया को आता है। अतुल भैया क्या हमको सिखाने वाला है? यस, हम आपको सिखा देंगे कि इन सबके साथ कैसे ट्रेड करना है, इन सबको कैसे बुद्धू बनाना है, और इन सबसे पैसा कैसे लेना है। हम इनसे पैसा नहीं लेंगे,
आप इनसे कभी पैसा नहीं ले सकते, आप दूसरे रिटेल ट्रेडर्स से पैसा लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यू कैनॉट टेक मनी फ्रॉम दीज dangerous MFs. Okay, they never lose. Okay, they never lose. In the long run, they never lose. अब ये सब लोग लिख लो कि फॉरेक्स मार्केट सेशंस यानी क्या है, कौन से टाइमिंग्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहला होता है एशियन सेशन, आजकल बहुत लोग ट्रेड करना प्रेफर कर रहे हैं, तो उसका टाइमिंग लिख लो 5:30 AM। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये लिख लो 5:30 AM टू 8 AM। ठीक है, नाउ 8 AM से 10 AM के बीच में नो ट्रेडिंग। ओके, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग एट ऑल। फिर 10 AM से लेके 11:30 AM तक जो भी मैं स्ट्रेटेजी आपको लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में बेस्ट वर्क करती है, और एशियन सेशन में भी आजकल वर्क करने लग गई है, उसको मैं आपको सिखा दूंगा। उसमें आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। फिर आता है 11:30 AM टू 2 PM। ठीक है, फिर आता है 11:30 AM टू 2 PM। इसमें आपको लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम यानी लंदन सेशन के सेटअप आपको मिलेंगे, वो आपको ट्रेड करने हैं। देन 2 to 5 के बीच में नो न्यू एंट्रीज, यानी क्या, अगर आपका लंदन सेशन का ट्रेड चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, लेकिन आप 2 से 5 के बीच में कोई नई एंट्रीज ऐड मत करना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट चल रहा होता है। ठीक है, देन 5 PM टू 8:30 PM न्यूयॉर्क सेशन ट्रेडिंग टाइम डन है। एंड आफ्टर 8:30 PM नो ओपन पोजिशंस। आज का जाके आप ट्रेड देख लो, अगर ऐसा ट्रेड आपको दिन में मिल रहा है जो 150-200 पिप दे रहा है, तो क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत है फॉरेक्स मार्केट में? मुझे बताओ, 200, 300, 400, 500 पिप अगर एक ट्रेड हमको दे सकता है, तो क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत है फॉरेक्स मार्केट में?